मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। इस टॉपिक में मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी बताया है और फिर आपको बताया है कि किसी बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या मतलब होता है और किस तरीके से पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, उसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाया है। आज हम आपको ले चलते हैं कैपेसिटी की ओर। तो आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटी। कैपेसिटी के मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। हर एक बॉडी के पास, हर एक कंडक्टर के पास अपने पास चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है। उसी एबिलिटी को ही कहा जाता है कैपेसिटी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। तो आप डिफाइन कर सकते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर, the ability of a body to store electric charge on it is called its capacity. The ability of a body to store charge on it is called its capacity. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं। ये एक बॉडी है और आप इस बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं। मान लिया जाए कि इस बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए आपको 3 कूलम चार्ज की जरूरत है। इस बॉडी के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए यदि 3 कूलम की चार्ज होगी, 3 कूलम चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, तो हम लोग कहेंगे इसकी कैपेसिटी 3 फैराड है। आइए दूसरे बॉडी की तरफ ले चलते हैं। मान लिया जाए कि इस बॉडी का भी पोटेंशियल आप 1 वोल्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं। इस बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए आपको 5 कूलम चार्ज की आवश्यकता है। तो हम लोग कहेंगे कि इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 फैराड है। आप एक तीसरी बॉडी ले लें। मान लिया जाए कि इसकी पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए आपको 7 कूलम या 8 कूलम चार्ज की आवश्यकता है। तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 8 फैराड। इस डिस्कशन से यह पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होती है, उसी चार्ज को उस बॉडी की कैपेसिटी कहा जाता है। मतलब इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी बाय 1 वोल्ट। It is measured by amount of charge required to increase electric potential of a body by 1 volt. किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होगी, वही उस बॉडी की कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप इसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं, it is measured by amount of charge required. It is measured by amount of charge required to increase electric potential of a body
बाई 1 वोल्ट, by 1 volt. It is measured by amount of charge required to increase electric potential of body by 1 volt. किसी भी बॉडी के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत होगी, उसी चार्ज को कहा जाता है उस बॉडी की कैपेसिटी। आइए नेक्स्ट हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं फॉर कैपेसिटी। बेसिक फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी, बेसिक फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी, बेसिक फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी। आइए क्या है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर आपने प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से इंक्रीज कर जाता है और इसकी कैपेसिटी है C। Q amount of charge given to the body, V increase in electric potential of body और C capacity of body है। तो आप लिख सकते हैं लेट Q ये है amount of charge, amount of charge given to body, to body। V increase in electric potential of body, increase in electric potential of body और C है capacity of body, capacity of body, उस बॉडी की ये कैपेसिटी है। तो अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, आप देखेंगे किसी भी बॉडी, इस बॉडी के पोटेंशियल को V वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए Q चार्ज चाहिए। अगर पोटेंशियल आप V वोल्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं तो चार्ज का जो अमाउंट है वो Q चाहिए और पोटेंशियल कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है 1 वोल्ट पोटेंशियल पे। तो V वोल्ट से पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए Q चार्ज चाहिए, तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए 1 वोल्ट से पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए Q डिवाइडेड बाय V चार्ज चाहिए। फिर से देख लें, V वोल्ट से पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए Q चार्ज चाहिए, तो 1 वोल्ट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए Q बाई V अमाउंट का चार्ज चाहिए और 1 वोल्ट से पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज चाहिए उसी को कैपेसिटी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो हियर C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, ये कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला हो गया। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी, दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। मैं समझता हूं कि ये क्लियर है। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, ये किसी भी बॉडी के कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला है। आइए हम लोग आगे चलते देखते हैं इस कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा। तो यहां पर ये चार्ज है, आप जानते हैं कि चार्ज का यूनिट है कूलम और ये पोटेंशियल है, इसका यूनिट है वोल्ट, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का 2 यूनिट, पहला है कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट। इसका एक और यूनिट होता है जिस यूनिट को कहा जाता है फैराड। तो कैपेसिटी का 2 यूनिट हो गया, एक कूलम पर वोल्ट हो गया और दूसरा फैराड हो गया। इसे F से लिखा जाता है। तो आपने देख लिया, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बॉडी बाय 1 वोल्ट। इसका बेसिक फॉर्मूला आपने देख लिया, C इज इक्वल होता है Q बाई V। आपने इसका यूनिट देख लिया, C यूनिट ऑफ कैपेसिटी कूलम पर वोल्ट है और फैराड है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज
of charge is required, if 1 coulomb of charge is required to increase electric potential of body, electric potential of a body by 1 volt. If 1 coulomb of charge is required to electric potential of body by 1 volt, find its capacity. Then find its capacity. Then find its capacity. एक बॉडी है जिसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं, इसके लिए 1 कूलम चार्ज की जरूरत होती है. If 1 coulomb of charge is required to increase electric potential of body by 1 volt, then find its capacity. 1 coulomb charge required कर रहा है 1 volt potential increase करने के लिए, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी आपको ये बतानी है. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. आप देखेंगे इसमें चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है. चार्ज का वैल्यू है 1 coulomb. इंक्रीज इन पोटेंशियल है 1 वोल्ट. आपको कैपेसिटी मालूम करना है. मैंने आपको बताया कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V. Q का वैल्यू 1 कूलम है और V का वैल्यू 1 वोल्ट है, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1 कूलम पर वोल्ट. 1 कूलम पर वोल्ट. इसी 1 कूलम पर वोल्ट को ही कहा जाता है 1 फैराड. इसका मतलब यह हुआ कि 1 कूलम पर वोल्ट ये बराबर होगा 1 फैराड के. 1 कूलम पर वोल्ट बराबर होगा 1 फैराड के. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग 1 फैराड के डेफिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं. कैसे देखिए, अगर किसी बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए 1 कूलम चार्ज की जरूरत होगी. If 1 coulomb of charge is required to increase electric potential of a body by 1 volt, then its capacity will be 1 farad. किसी भी बॉडी के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए 1 कूलम चार्ज की जरूरत होगी, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1 फैराड. तो यहां से आप लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड. क्या कहेगा? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज is required, if 1 coulomb of charge is required to increase electric potential of a body, if 1 coulomb of charge is required to increase electric potential of a body by 1 volt, then its capacity is said to be 1 farad. If 1 coulomb of charge is required to increase electric potential of a body by 1 volt, then its capacity is said to be 1 farad. ये जो फैराड है ये कैपेसिटी का बड़ा यूनिट है. नॉर्मली कैपेसिटी माइक्रो फैराड या नैनो फैराड में होती है, तो हम लोगों को कैपेसिटी के स्मॉलर यूनिट को भी जानना पड़ेगा. तो नेक्स्ट है स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी. स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी ये क्या है देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 pf. अगर मैं लिख रहा हूं 1 pf, इसके मतलब होता है 1 पिको फैराड. 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड. और जब 1 पिको फैराड होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड. पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12. इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 1 NF, मतलब 1 नैनो फैराड. ये 1 पिको फैराड है और ये 1 नैनो फैराड, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड. उसके बाद तीसरा है जिसका नाम है
1 म्यू एफ, इसको पढ़ते हैं 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। इसके बाद है 1 एम एफ, स्मॉल एम इसे पढ़ते हैं मिली, तो 1 मिली फैराड। 1 मिली फैराड ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। तो ये इसी मिली में, माइक्रो में, नैनो में या पिको में कैपेसिटी पाई जाती है। तो आइए आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए। मान लिया जाए 72 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, 72 microcoulomb of charge is required to increase electric potential, of a body. 72 microcoulomb of charge is required to increase electric potential of a body by 1 volt, by 12 volt. 72 microcoulomb of charge is required to increase electric potential of a body by 12 volt. Find capacity of body. Find capacity of body. इस बॉडी की कैपेसिटी क्या होगी ये हम लोग जानना चाहते हैं। फाइंड कैपेसिटी ऑफ बॉडी। तो आप देख रहे हैं चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 72 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए क्या क्या गिवन है। Q इज इक्वल टू, गिवन में Q इज इक्वल टू 72 माइक्रोकूलम है। उसके बाद V दिया हुआ है 12 वोल्ट है। कैपेसिटी आपको मालूम करनी है। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई V। 72 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 12 वोल्ट, इसे आप कैंसिल करेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइक्रोकूलम पर वोल्ट। और मैंने बताया कूलम पर वोल्ट को फैराड कहा जाता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 6 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच चार्ज is required by a body of capacity 12 microfarad. How much charge is required to increase, how much charge is required by a body of capacity 12 microfarad to increase its electric potential by 24 वोल्ट। किसी बॉडी जिसकी कैपेसिटी 12 माइक्रोफैराड है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 24 वोल्ट से आप इंक्रीज करना चाहते हैं। तो 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटी वाले बॉडी को के पोटेंशियल को 24 से वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए यही आपको मालूम करना है। तो आप इसे सॉल्व कर लें, आसान सा है। इस बार आपको कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी है 12 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल है 24 वोल्ट, आपको चार्ज का वैल्यू निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई V, सॉरी अभी फॉर्मूला मैंने बताया आपको C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई V। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। C का वैल्यू पुट कर दें 12 माइक्रोफैराड और ये आपको 24 वोल्ट है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड को हमने बताया कि ये कूलम पर वोल्ट होता है, कूलम डिवाइडेड बाई वोल्ट इनटू 24 वोल्ट। वोल्ट और वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28,
तो ये 28 इतना माइक्रोकूलम हो जाएगा। इतने माइक्रोकूलम चार्ज की जरूरत होगी इसके पोटेंशियल को 24 वोल्ट से इंक्रीज करने के। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपके साथ अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, इसके क्या मतलब होता है ये बता दिया है। उसके बाद फिर मैंने आपको कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला बताया और बताया कि कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, और उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। आज हम आपको ले चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा ये हम आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसकी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा ये जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। मान लिया जाए कि इस कंडक्टर का रेडियस r है। इस कंडक्टर का रेडियस ये कैपिटल R है। इस कंडक्टर पर आपने प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है। इस कंडक्टर पर प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से इंक्रीज कर गया है और इसकी कैपेसिटी है C। तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, V इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, और C है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो आप इसे नोट कर लें डायग्राम बना करके। लेट प्लस Q ये है अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन to the conductor, V increase in electric potential of conductor, और C है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। एक और टर्म है जिसका नाम है R, और ये है रेडियस ऑफ कंडक्टर। R है रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो इस कंडक्टर की कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा ये डिराइव करना चाहते हैं। कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं। कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी नो C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई V, ये बेसिक फॉर्मूला है। और किसी स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये मैंने आपको बता दिया है। कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इफ सराउंडिंग मीडियम भी एयर। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर होगा तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का यही फॉर्मूला होता है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ a spherical conductor if surrounding medium
बी एयर। अगर कंडक्टर को एयर सराउंड कर रहा होगा तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। आप बोलेंगे सर ये तो एयर के लिए, अगर एयर नहीं रहा तो, अगर एयर नहीं रहा कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन जीरो हो जाए, एप्सिलॉन जीरो के बदले में एप्सिलॉन हो जाएगा। इफ मीडियम बी अदर देन एयर, इफ मीडियम बी अदर देन एयर, मीडियम बी अदर देन एयर, एयर के अलावा कोई मीडियम हो, देन तब कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू 4πε इंटू आर। बस सिर्फ मीडियम की परमिटिविटी के लिए जो टर्म आ रहा था एयर की परमिटिविटी के लिए, अब मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, वेयर Cm ये है कैपेसिटी इन मीडियम, कैपेसिटी इन मीडियम, और एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है। तो Cm इज इक्वल टू 4πε इंटू आर। इस डिस्कशन से आपको यह पता चल रहा है कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है, एक रेडियस ऑफ कंडक्टर है और दूसरा परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कंडक्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कंडक्टर पर और परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर। तो हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर depends on पहला है रेडियस ऑफ कंडक्टर, और सवाल ये पैदा होता है कि ये रेडियस पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा R के, इफ एप्सिलॉन कांस्टेंट। अगर सराउंडिंग मीडियम को आप चेंज नहीं करते हैं तो स्फेरिकल कंडक्टर की कंडक्टिविटी रेडियस के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी, रेडियस के डिक्रीज करने से डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा है परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम, परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और मीडियम पर किस तरह से डिपेंड करती है, तो आप देखेंगे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एप्सिलॉन के इफ R कांस्टेंट। मतलब जैसे जैसे सराउंडिंग मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो आपने देख लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी किन बातों पर डिपेंड करती है, लेकिन कैपेसिटी जिन बातों पर डिपेंड करना चाहिए उस बात से इंडिपेंडेंट है। तो आप सोच रहे होंगे कौन से बात पर डिपेंड करना चाहिए। कंडक्टर पे आपने चार्ज दिया था, फॉर्मूला में चार्ज नहीं आया है, आप देखेंगे कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में कहीं पर कोई चार्ज नहीं आया है, कहीं पर कोई पोटेंशियल नहीं आया है। इसका मतलब हुआ कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कंडक्टर पर चार्ज और कंडक्टर के पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पहला है चार्ज ऑन कंडक्टर, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस बात पर है, इस बात से ये इंडिपेंडेंट होता है। आइए हम लोग एक नोट लिख करके देखेंगे। एक नोट है, अभी हम लोगों ने आपको बताया कि मीडियम में कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4πε इंटू R, और हमने आपको बताया कि जब भी एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन आ जाए तो इस एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया जाता है और इसे
K एप्सिलॉन 0 से रिप्लेस किया जाता है। तो Cm इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू K एप्सिलॉन 0 इंटू R। सिंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन 0, जहां की K को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cm इज इक्वल टू K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R ये कैपेसिटी का ही फॉर्मूला है, लेकिन एयर में कैपेसिटी का फॉर्मूला है। तो Cm इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू C, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर एयर को हटा करके कोई मीडियम डाल दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी कैपेसिटी K टाइम से इंक्रीज कर जाती है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, हेंस if air is replaced by a medium of dielectric constant K, if air is replaced by a medium of dielectric constant K, then capacity of a spherical conductor increases by K times. If air is replaced by a medium of dielectric constant K, then capacity of spherical conductor increases by K times. आइए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a spherical conductor, find capacity of a spherical conductor of radius 10 meter. Find capacity of a spherical conductor of radius 10 meter if surrounding medium be air. अगर एयर सराउंडिंग मीडियम रहेगा तो आपको इस कंडक्टर की कैपेसिटी का वैल्यू मालूम करना है। What will be capacity if air is replaced by water of dielectric constant 80। आपको मैंने बताया है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। अगर एयर में रखा कंडक्टर को तो क्या कैपेसिटी होगी, और एयर को हटा करके वाटर में डाल दिया तो कैपेसिटी क्या होगी, ये बतानी है। तो आइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें आप। आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 80, और आपको निकालना है कैपेसिटी एयर में और कैपेसिटी इन मीडियम में क्या होगा, ये आपको मालूम करना है। तो एयर के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप निकाल के देखिए क्या हो जाएगा। आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आपको मिलेगा 0.11 इंटू 10 टू द पावर -9। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आप यहां पर पुट कर दें 0.11 इंटू 10 टू द पावर -9, और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो इस तरह से आपको मिलेगा 1.1 इंटू 10 और -9, इतना फैराड हो जाएगा। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 1.1 इंटू 10 और -9 फैराड हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि अगर एयर को हटा करके वाटर ला दिया जाए तब कैपेसिटी क्या होगी। तो एयर को हटा के आप वाटर ला दें, मतलब मीडियम ला दें, तो मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है Cm इज इक्वल टू K इंटू सी। के का वैल्यू आपको है 80 और C का वैल्यू है 1.1 इंटू 10 और -9।
इतना फैराड आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से मीडियम में आपको कैपेसिटी मिल जाएगी, कैपेसिटी मीडियम में ज्यादा होगी। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज सपोज to be good conductor of electricity। अर्थ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो अर्थ की क्या कैपेसिटी होगी ये आपको मालूम करनी है। आप जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो अर्थ की कैपेसिटी जानने के लिए आपको अर्थ का रेडियस का वैल्यू जानना होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अर्थ के रेडियस का वैल्यू जानते हैं। अर्थ के रेडियस का फॉर्मूला का वैल्यू होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, और आपको कैपेसिटी मालूम करनी है तो C = 4πε0 × RE। 4πε0 का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया, ये होता है 0.11 × 10⁻⁹। RE का वैल्यू है 6.4 × 10⁻⁶, इतना फैराड हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, 8 identical droplets each of capacity 8 identical droplets each of capacity C are combined to make a big drop. 8 identical droplets each of capacity C are combined to make a big drop. Find capacity of big drop. Big drop. तो आप देखेंगे 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स है और इनकी कैपेसिटी C है। अब आपको ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर जाते हैं, तो कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। बड़े वाले ड्रॉप की कैपेसिटी क्या होगी ये जानना है। तो बड़ा वाला ड्रॉप भी स्फेरिकल शेप होगा, बड़े वाले ड्रॉप का भी शेप स्फेरिकल ही होगा, और स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटी उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो पहले आपको रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए ये आपके पास ड्रॉपलेट्स है, इन ड्रॉपलेट्स का रेडियस r है और इसकी कैपेसिटी C है, तो C = हो जाएगा 4πε0 × R। तो R हो जाएगा C / 4πε0, ये आपको रेडियस हो जाएगा। अब बड़े वाले ड्रॉप इन ड्रॉप को मिलाने से बनते हैं, तो 8 का जो वॉल्यूम होगा, 8 ड्रॉपलेट्स का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले का अकेला वॉल्यूम हो जाएगा। ये बड़ा वाला ड्रॉप है, इसका अकेला वॉल्यूम मान लिया जाए कि इसका रेडियस r है, तो आप देख सकते हैं 4/3 πr3, ये बराबर हो जाएगा 8 × 4/3 πr3। 8 छोटे का वॉल्यूम एक बड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो 4/3 πr3 4/3 πr3 कैंसिल हो जाएगा। r³ = आप लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। तो इस तरह से आप लिख पाएंगे r = हो जाएगा 2r। r का जो वैल्यू हो जाएगा 2r, और आप इसका वैल्यू निकाले में r का C / 4πε0 है, तो आप इसे लिख सकते हैं r = 2 × r के बदले में आप क्या लिखेंगे C / 4πε0। ये रेडियस आपको पता चल गया। चूंकि बड़ा वाला भी स्फेरिकल इन शेप है, तो इसकी भी कैपेसिटी का सेम फॉर्मूला C = 4πε0 × R, और आपने R का वैल्यू कैलकुलेट किया है 2 × 4πε0 C / 4πε0। तो आप यहां पर लिख सकते हैं C =
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये बिग ड्रॉप है, ये ड्रॉप है बिग ड्रॉप, इसको हम लोग D से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2C। मतलब 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स को आप कंबाइन करेंगे तो इसकी कैपेसिटी, एक ड्रॉप की जो कैपेसिटी है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको याद होगा अभी हमने बताया कि 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स कंबाइन किए थे, तो आप इसे लिख सकते हैं C कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, C बिग ड्रॉप 2 को आप लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/3। जब 8 पर पावर 1/3 लगाएंगे तो इसका वैल्यू 2 ही आ जाएगा, तो ये आपको यहां पर ये हो जाएगा C बिग ड्रॉप। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 8 थे, अगर टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 27 होते तो यहां पर 27 आ जाता, अगर टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 64 होते तो यहां पर 64 आ जाता, अगर टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स n होते तो यहां पर यही फॉर्मूला आ जाता बिग ड्रॉप के लिए, n पर पावर 1/3 इंटू C। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया कि एक बड़े ड्रॉप का अगर छोटे ड्रॉपलेट्स कंबाइन करते हैं तो बड़े वाले ड्रॉप का की जो कैपेसिटी होती है n पर पावर 1/3 होती है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।